नमस्कार, आप सभी का एच एन कैरियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर क्लास 10th मैथ आर्यभट्ट बैच में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th मैथ की प्रश्नावली फर्स्ट वास्तविक संख्या का एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को करने वाले हैं। अगर आप पीछे वाली क्लासेस को नहीं देखे हो तो प्लीज़ चैनल पर जाके वो पीछे वाली क्लासेस को आप देख सकते हो। आज ही क्लास को स्टार्ट करने से पहले पीछे वाली क्लास में जो आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया गया था, पहले हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे, उसके बाद हम आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो चलो कल होमवर्क वाला क्वेश्चन देखते हैं। होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया गया था आपको कि संख्या 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखना, हमें अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा किसी भी संख्या का गुणनखंड आराम से कर सकते हैं। हमने पीछे वाली क्लासेस में अच्छे से सीखा है। अगर आपको नहीं आता है तो पहले पीछे वाली क्लासेस को आप जरूर देखिए, ठीक है। देखो मैं फिर से एक बार और बता देता हूँ। 6 का करेंगे 2 का भाग चला जाएगा 3 बार, 3 में 1 का, इसका मतलब 6 का क्या निकल के आया 2 गुणा 3, 1 1 12, 3 की पावर कितनी रह जाएगी 1 और 1। उसके बाद में हम करेंगे 72 का, 2 का भाग चला जाएगा, फिर 2 का भाग चला जाएगा, फिर 2 का चला जाएगा, फिर 3 का जाएगा, 3 और 3 का 1 बार। इसका मतलब 72 का अभाज्य गुणनखंड हमारे पास क्या निकल गया 1 2 3 बार है, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 कितने टाइम है 2 टाइम, तो 3 की टाइम 3 की पावर 2। आगे देखना 120 में 2 का चला जाएगा, 60 फिर 2 का चला जाएगा, 30 फिर 2 का चला जाएगा, 15 और फिर 3 का चला जाएगा, 5 और फिर 5 का चला जाएगा 1। तो 120 का अभाज्य गुणनखंड क्या है 1 2 3, इसका मतलब 2 की पावर 3, 5 1 है, 3 और भी 1 है, तो 3 की पावर 1, 5 की पावर भी 1, ठीक है। अब हमें क्या निकालना था एच सी एफ और एल सी एम। तो ऐसे क्या बोलते हैं कॉमन की न्यूनतम घात, कॉमन क्या है 2, न्यूनतम पावर 1 गुणा, और कॉमन क्या है 3, उसके न्यूनतम पावर 1, इसका मतलब 2 की पावर 1 का मान 2, 3 की पावर 1 का मान 3, तो आंसर कितना आ गया 6। एचसीएफ तो हो गया 6। एलसीएम की बात करते हैं तो सभी गुणनखंड आते हैं, तो 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया। इसकी अधिकतम पावर 2 की अधिकतम पावर 3 है, 3 की अधिकतम पावर 2 है और 5 की अधिकतम पावर 1। पावर 3 का मान 8, 3 की पावर 2 का मान 9 और 5 की पावर 1 का मान 5। 9 72 गुणा 5, तो 5 दूनी 10, 7 दूनी 35 और 1 36, तो एलसीएम कितना आ गया 360, ठीक है। तो चलो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखना, इस क्वेश्चन को समझने से पहले बेसिक थोड़ा सा एक बात समझना मेरा, ये कहना चाह रहा है कि 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। 0 पर समाप्त होने का मतलब ये कहना चाह रहा है कि किसी भी नंबर को, यानी 6 की पावर कितनी भी हो, n बोला है प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या मतलब 1 से लेकर अनंत तक कोई भी नंबर हो, यानी 6 की घात कितनी भी हो, उसका क्या अंतिम अंक जब उसको पावर खोला जाए, यानी पावर का मान देखा जाए, तो उसमें इकाई का अंक 0 आ सकता है क्या, ये बात ये कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है जैसे कि मान लो 6 की पावर 1 होता है, उसका मान कितना होता है 6, 6 की पावर अगर 2 लेते हैं, n का मान 2 ले लिया तो कितना हो गया 12, 36, कितना हो गया 36। तो देखो यहाँ पे 6 की पावर 1 का मान कितना है, इकाई अंक में 6, और अगर 6 की पावर 2 लेते हैं तब भी इकाई अंक कितना है 6 है। ये कह रहा है कि n का मान कितना भी लो प्राकृतिक संख्या में, प्राकृतिक संख्या का मतलब 1 से लेकर अनंत तक, क्या किसी भी मान पे 0 आ सकता है इकाई अंक। देखना, अगर इकाई अंक 0 होता है तो उस संख्या का गुणनखंड अगर हम जब करते हैं तो उसमें कंपलसरी है कि 5 तो आएगा ही आएगा। जैसे देखो अगर 10 हो
10 में इकाई अंक 0 है, तो 10 का गुणनखंड क्या होता है 2 गुणा 5 आया ना। जैसे ऐसे मान लो 20 है, तो 20 का गुणनखंड क्या होता है 4 गुणा 20 यानी 2 की पावर 2 गुणा 5 क्या आता है 5 आता है ना। या 5 की टेबल भी देख लो, 5 5 दूनी 10 15 20 30 40 50 जितने भी नंबर है वो सारे 5 के पढ़े में आते हैं, 5 के टेबल के अंदर आते हैं। इसका मतलब अगर किसी संख्या में इकाई अंक 0 है तो उसका गुणनखंड भी क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए एक। ठीक है, ये बात समझ में आ गई क्या। अगर आपको ये बात समझ में आ गई, जैसे मान लो अगर आपके पास कोई बड़ी संख्या है जैसे 100 है मान, तो 100 के अंदर भी देखो 5 तो गुणनखंड होगा। देखो अगर अगर हम इसमें 5 गुणनखंड है या नहीं है वो देखते हैं। देखो 5 दूनी 10 और 0 20 पंजे 100 होता है नहीं होता, 20 गुणा 5 इसका मतलब 5 इसका एक गुणनखंड है या नहीं है, बिल्कुल है। अगर आप 500 देख लो, 500 में 5 का जाता है 100 गुणा 5, इसका मतलब कितना भी है कोई भी डिजिट हो चाहे कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, अगर उसमें इकाई अंक है 0 तो उसका एक फैक्टर अवश्य 5 मिलेगा, हमेशा और हमेशा एक फैक्टर आपको 5 मिलेगा। 2 भी मिलता है लेकिन 5 भी मिलता है। ठीक है, चलो इसका देखते हैं। 6 की पावर n है, 6 की पावर n है, जहां पे वो ये n है वो क्या है बिलोंग्स टू कैपिटल n। कैपिटल n का मतलब होती है प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या को हम कैपिटल n से दर्शित करते थे। ठीक, इनमें से लेना है, यानी आप यहाँ पे n का मान कोई भी लो 1 2 3 4 5 कोई भी लो, लेकिन प्राकृत संख्या में लेना है, 0 या माइनस का नहीं लेने वैल्यू, इसका मतलब ये है। और फिर आपको बताना है कि क्या वो अंक 0 पे समाप्त होता है या नहीं होता है। अगर ये 0 पे समाप्त होता है, एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि 6 की पावर n अंक है वो 0 पर समाप्त होता है। क्या होता है 0 पर समाप्त होता है। अगर ये 0 पर समाप्त होता है तो इसका एक 5 क्या होगा एक गुणनखंड, 5 एक क्या होगा इसका गुणनखंड। ठीक है, चलो 6 का गुणनखंड देखो, 6 का गुणनखंड क्या होता है 6 का गुणनखंड होता है 2 गुणा 3, 3 तो नीचे हो गए। इसका मतलब 6 की पावर n का गुणनखंड भी क्या होगा 2 गुणा 3 की पावर n। ठीक है, ये बात अगर आपको समझ में आई है नहीं, बताओ इसके गुणनखंड के अंदर कहीं भी 5 मिला गया आपको, 2 और 3 मिल रहा है, 2 और 3 मिल रहा है आपको, 5 नहीं मिल रहा। अगर 5 इसका गुणनखंड नहीं है तो इसका इकाई अंक कभी भी 0 नहीं आएगा। ठीक है, अगर हमने ये बात प्रूफ कर दी कि 6 की पावर n का गुणनखंड होगा 2 गुणा 3 की पावर n, तो इस बात से ये स्पष्ट होता है कि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 का कोई स्थान नहीं है, 5 का स्थान है कोई भी नहीं है। ठीक है, अगर 5 नहीं है तो कभी भी 6 की पावर n का अंक है ना वो शून्य पे नहीं होगा, शून्य पे समाप्त कभी भी नहीं होगा। ठीक है, बस आपको लिखना क्या है जरा मैं बोल रहा हूं वो लिख सकते हो आप आराम से, कि एक बार आपको मानना है कि माना कि हम जो n ले रहे हैं प्राकृत संख्या वाला वो 6 की पावर n का अंक 0 पर समाप्त होता है, मान लेना कि 0 पर समाप्त होता है। अगर 0 पर समाप्त हो रहा है तो 5 उसका क्या होगा एक विभाज्य या गुणनखंड होगा, 5 उसका क्या होगा एक टुकड़ा होगा, तो उसको बोलते हैं 5 एक क्या होगा गुणनखंड होगा। फिर आपको बताना है कि 6 का गुणनखंड क्या होता है 2 गुणा 3, अतः है 6 की पावर n का भी गुणनखंड क्या होगा 2 गुणा 3 की पावर n। अतः इस बात से स्पष्ट होता है, आपको लिखना स्पष्ट होता है कि 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आता है, अतः 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होता है। ठीक है, बस इतना सा बात बताना था। ये बोला कि जांच करो कि क्या 6 की पावर n का मान 0 पे समाप्त होता है, क्या हमें बताना है कि नहीं होता है, समाप्त नहीं होता है, इसका आपको रीजन बता देना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने वाला है, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा
3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। ये दोनों भाज्य संख्या आपको बोल रहा है, आपको बताना है कि ये दोनों भाज्य संख्या क्यों है, इसका रीजन आपको बताना है। एक बात बताना मेरे को, इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन से पहले एक बात बताना कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या किसे कहेंगे? वे संख्याएं जिनके गुणनखंड होते हो एक और स्वयं के अलावा, एक और स्वयं के अलावा जिनके गुणनखंड हो। जैसे हम बोले कि वो संख्या जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हो उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। यानी स्वयं और एक के अलावा भी कोई उस संख्या का गुणनखंड होता है। ठीक है, अगर उसका इन दोनों के अलावा, स्वयं और एक के अलावा अगर कोई गुणनखंड है तो वो क्या है? एक भाज्य संख्या। जैसे मान लो 4 है तो 4 का गुणनखंड हम कर सकते हैं 2 गुणा 2। ठीक है, इसका मतलब इसके गुणनखंड क्या होता है? 1 2 और 4। 1 2 और क्या होते हैं? 4। इसका मतलब देखो स्वयं और एक के अलावा एक 2 और आ रहा है। जैसे मान लो 10 है तो 10 के गुणनखंड क्या होता है? 1 2 5 और 10। देखो स्वयं और एक के अलावा 2 और आ गए, मतलब एक आए चाहे 2 आए चाहे और 3 आ जाए, लेकिन स्वयं और एक के अलावा कोई और भी कोई संख्या है तो वह संख्या क्या होगी? एक भाज्य संख्या होती है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमें 2 संख्या दी है, उनका मल्टीप्लाई या एडिशन के रूप में दिया है, वो संख्या हमें नहीं दी है। ठीक है, चलो देखते हैं। हमें संख्या दी है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। ठीक है, एक बात देखो, ये भी एक संख्या है, ये भी एक संख्या है, इन दोनों में से हम 13 कॉमन ले सकते हैं ना? बिल्कुल ले सकते हैं सर। तो लीजिए 13, 7 गुणा 11 प्लस 1 बच जाएगा। इसका मतलब देखो, एक बात अगर आपको समझ में आ रही हो कि ये संख्या चाहे कितने भी हो, मल्टीप्लाई या एडिशन करने के बाद में उसका एक गुणनखंड है, वो कितना है? 13। वो कितना है कि 13 है या नहीं है? इसका मतलब जो ये संख्या है उसका एक गुणनखंड मिल गया हमें। क्या मिल गया हमें? एक गुणनखंड। वो क्या है? 13। बताओ, ये स्वयं और एक से तो ज्यादा ही है, और स्वयं अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो वो संख्या वैल्यू ज्यादा बनेगी। इसके मतलब उन दोनों के अलावा एक संख्या और मिल गया हमें गुणनखंड, वो कितनी है? 13। ठीक है, और भी हो सकता है या नहीं हो सकता उसे हमें नहीं देखना, हमें अगर एक भी मिल गई है तो ये संख्या क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या। इसका मतलब ये वाली संख्या तो क्या हो गई? भाज्य संख्या। ऐसा ही रूल अगले वाले में लगाना। 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। देखो यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5। इन दोनों में से हम 5 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो 5 कॉमन ले लिया तो 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1। यहाँ से 5 कॉमन ले लिया तो कितना बच जाएगा? 1। अब इनका मल्टीप्लाई या एडिशन कुछ भी हो, लेकिन इसका एक फैक्टर, एक गुणनखंड 5 तो अवश्य है। एक गुणनखंड इसका 5 तो है। इसका मतलब इसका भी हमें एक गुणनखंड मिल गया, वो कितना मिल गया? 5। और इसका भी हमें एक गुणनखंड मिल गया, वो कितना मिल गया? 13। तो ये दोनों संख्या बताओ भाज्य संख्या होंगी या नहीं होंगी? बताओ कि 7 गुणा 13 गुणा 11 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस का 5, बताओ ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्या होंगी या नहीं होंगी? बिल्कुल ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि इस संख्या का हमारे पास एक फैक्टर मिल गया 5 है, और इस संख्या का भी हमारे पास एक फैक्टर मिल गया, वो कितना है? 13। तो अगर हमें दोनों फैक्टर मिल गए, तो अगर गुणनखंड मिल गया तो ये दोनों संख्या क्या है? मतलब अगर फैक्टर है तो ये दोनों संख्या क्या होंगी? भाज्य संख्या। अब देखो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है कि प्रश्नानुसार ये संख्या 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, इनमें से कॉमन लेना है 13। फिर बताना है चूंकि इस संख्या का हमें गुणनखंड मिल गया, वो कितना मिल गया? 13। ठीक है, अगर 13 गुणनखंड है तो लिखना है अतः यह एक भाज्य संख्या है। क्या लिखना है? बस अतः, यही बात लिखनी है आपको, अतः यह एक भाज्य संख्या है। वो आपको मैंने रीजन बता दिया क्यों है, क्योंकि अगर एक भी फैक्टर होता है तो वो भाज्य संख्या होती है। भाज्य संख्या की परिभाषा यही होती है, मैंने आपको ये पहले बता दिया था। ठीक है, दूसरा फिर लेना है दूसरी संख्या। दूसरी संख्या लेके फिर एक कॉमन ले लेना 5 कॉमन लेने के बाद में फिर लिखना है कि इन दोनों यानी इस संख्या का गुणनखंड हमें मिल गया कितना? 5। अगर हमारे पास गुणनखंड 5 मिल गया तो लिखना है अतः
यह भी एक संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या। तो लास्ट में लिख दें, इसलिए ये दोनों संख्याएं क्या हैं, भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर लास्ट एक्सरसाइज 1.1 का 7 है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगती हैं, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना आरंभ करें और एक ही दिशा में चलते हैं, तो बताओ कितने समय बाद पुनः आरंभिक बिंदु पर मिलेंगे, पुनः आरंभिक बिंदु पे मिलेंगे। ये क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। देखो इसका सॉल्यूशन, जितना क्वेश्चन बड़ा है ना उतना ही उसका इजी आंसर होता है। मैथ में ये होता है कि जितना बड़ा क्वेश्चन होता है ना उससे डरना नहीं है, वो क्वेश्चन उतना ही इजी होता है और उतना ही जल्दी वो क्वेश्चन आंसर उसका मिलता है हमें। ठीक है, ये तो भाषा लिखी हुई है, लेकिन हमें तो संख्या दो ही दी है, एक 12 मिनट और एक 18 मिनट। ठीक है, तो वो आपको लिखना है कि प्रश्नानुसार सोनिया को एक चक्कर में कितना टाइम लगता है, 18 मिनट। कितना मिनट लगता है, 18 मिनट। और रवि को कितना लगता है, 12 मिनट। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोल रहा है कि वो एक ही स्थान पे एक ही समय के साथ में स्टार्ट करते हैं एक ही दिशा में, तो पुनः कब मिलेंगे। अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं तो पुनः कब मिलेंगे, मतलब सबसे कम से कम समय बताना है कि सबसे पहले कितने समय मिलेंगे, यानी न्यूनतम कितने समय के बाद में वो मिलेंगे। क्या बताना है, न्यूनतम समय बताना है। क्या बताना, न्यूनतम समय। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो आपने पीछे वाली क्लासों में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं कि एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ कब कब ज्ञात किया जाता है। ठीक है, अगर अधिकतम मान दिया हो, क्या अधिकतम मान पूछे, या आपको बोले कि ज्यादा बताओ, या आपको बोले कि बड़े से बड़े बताओ, या बड़े से बड़ा या बड़े से बड़ा, जो भी ज्यादा अधिकतम बड़े से बड़ा अगर कोई आपको मान पूछता है, इसका मतलब वो आपसे पूछना चाह रहा है एचसीएफ। क्या पूछना चाह रहा है, एचसीएफ। अगर आपको बोले कि न्यूनतम मान या कम या छोटे से छोटा, इसका मतलब वो पूछना चाह रहा है आपको एलसीएम। क्या पूछना चाह रहा है, एलसीएम। अब आपको याद रखना ये नाम इसी पे बेसिस पे है। हाई कॉमन फैक्टर, हाई यानी ज्यादा अधिकतम मान, लोअर कॉमन मल्टीप्लाई, इसका मतलब न्यूनतम, लोअर न्यूनतम, हाई अधिकतम। ठीक है, याद रह जाएगा। न्यूनतम मान पूछे तो आपको एलसीएम बताना है, अधिकतम मान पूछे आपको तो एचसीएफ बताना है। ज्यादा बोल दिया, बड़े से बड़ा बोल दिया, अधिकतम मान बोल दिया, तीनों कंडीशन में एचसीएफ बताना है। न्यूनतम बोले, कम बोले, छोटे से छोटा बोले, इसका मतलब आपको एलसीएम पूछा है वो। ठीक है, इसका मतलब देखो, जब आपको यहाँ पे सोचना है कि ये क्या पूछना चाह रहा है, ये पूछना चाह रहा है पुनः कितने समय बाद में वो स्थान पे मिलेंगे। इसका मतलब सबसे कम से कम समय बताना होता है, ऐसा नहीं है भाई ज्यादा बार बताना है। वो दोबारा भी कभी मिलेंगे, तीसरी बार भी कभी कभी मिलेंगे, चौथी बार भी वो कभी मिलेंगे, लेकिन ये बोलना चाह रहे कितने समय बाद वो पुनः मिलेंगे। इसका मतलब फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे, मतलब न्यूनतम समय में कितने बार मिलेंगे। न्यूनतम मान का मतलब वो हमें क्या पूछना चाह रहा है, एलसीएम। तो एलसीएम निकालो, 12 और 18 का तो पहले क्या निकालना आपको, अभाज्य गुणनखंड। अब आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1, 2 की पावर 2 का मान कितना, 4, 4 3 12। इसका कितना होगा, आप इजीली कर सकते हो। अगर मैं इसलिए डायरेक्ट बता रहा हूँ, पहले वाले क्लास में बता दिया, नहीं बताया तो आप ऑलरेडी ऐसे कर सकते हो। 12 ऐसे लो, 2 का भाग दे दो 6, फिर 2 का 3 और 3 का 1, ऐसे दे दो 18, 18 में 2 का चला जाएगा 9, 9 का 3 का चला जाएगा 3, 3 का चला जाएगा 1। इसका मतलब 18 का 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 2। ठीक है, दोनों का हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया। अब इजीली हो गया कि एचसीएफ कितना होगा। तो एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ बोलता है सभी फैक्टर लो, तो सभी फैक्टर हमारे पास यहाँ 2 गुणा 3 है, और उनकी अधिकतम घात लो, अधिकतम घात यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 2 की पावर 2 और 3 की पावर भी 2। 2 की पावर 2 का मान कितना होता है 4, और 3 की पावर 2 का मान कितना होता है 9, और 9 चौक कितने होते हैं 36। इसका मतलब वो कितने देर बाद में, कितने मिनट बाद में मिलेंगे, वो 36 मिनट के बाद में वो दोबारा आरंभिक बिंदु पे दोनों एक ही समय में मिल जाएंगे। कितने समय बाद में, 36 मिनट के बाद।
इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। अगर किसी को एक्सरसाइज 1.1 में अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो वो क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, उसका जवाब हमारी टीम आपको अवश्य देगी। ठीक है, तो अगर आपको क्लासें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप 10th के जो भी आपके नज़दीकी या आपके रिलेटिव में कोई भी स्टूडेंट है तो उसको आप क्लासेस शेयर कर सकते हो। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।